हमारे साथ राजेश सतपुते इस समय जुड़े हैं और साथ ही अमित गोयल हैं हमारे साथ और योगेश मेहता है मोतीलाल ओसवाल से। शुक्रिया आप सबका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। राजेश, पहला सवाल आपसे, इंट्राडे घूमा है एक्चुअली बाजार, और इस घूमने की जो वजह है फिर से एक बार फ्राइडे फैक्टर, रुपए में गिरावट। Mihir, what you are saying is absolutely right. मुझे लगता है कि market is totally avoiding the technicals and totally avoiding the fundamentals at the moment. I think what the major factor जो हम लोग देखते हैं that is currency, that is the dollar which is appreciating day by day. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर सिर्फ टेक्निकली यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है मार्केट जो है वो करीबन रेंज बाउंड हो सकता है, लाइक 5700 ऑन द लोअर साइड एंड 5930 ऑन अपर साइड। सो लगता है कि ये रेंज है, क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट के लिए मुझे लगता है कि डॉलर यहाँ पे कूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो यही हम देखेंगे कि गैप अप होगा, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सो सेम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न आप देख सकते हो, लेकिन एट द मोमेंट मैं यही कह सकता हूँ कि 5930 का जो लेवल है स्पॉट में वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से करेक्शन आएगा, और वो जो करेक्शन है वो 5700-5720 तक फिर से लेके जाएगा। बट यू कैन से इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट विद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। तो चलिए, इस बीच दो खबरें हैं सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई, और इसके अलावा जो खबर है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रीट बज़ है ये इस तरीके के सीमेंट शेयर में संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की खबरें हैं, यानी कि जो FIIs हैं या फिर जो DIIs हैं वो इसमें बिकवाली कर रहे हैं सीमेंट शेयर्स में। और आज हमने देखा काफ़ी प्रेशर में ये शेयर्स हमको दिखाई दिए। तो ये स्ट्रीट बज़ कुछ इस तरीके की है। एक और खबर है वो रिलायंस मीडिया वर्क्स को लेकर है, और अब खबर आपको बता दें कि संस्थागत निवेशकों की खरीदारी की खबरें आ रही हैं इस स्टॉक में। कल भी हमने देखा था कि ADHG के ग्रुप्स में अब जितने भी स्टॉक हैं उनमें हलचल देखने को मिली थी। वो रिलायंस मीडिया वर्क्स में भी हमने अब हलचल देखी थी, और इस वक्त कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। योगेश, आज जो हमने देखा निफ्टी में जैसे ही रुपए में कमजोरी बढ़ी, बाजार भी कमजोर होता चला गया। आज इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है आज शाम को US की तरफ से। अगर वो फेवरेबल रहता है तो डॉलर और स्ट्रेंथन होगा, उसका क्या हम नेगेटिव असर रुपये पर होते हुए देखेंगे? आपको बाजार की चाल यहाँ से कैसी लग रही है इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? कमलदीप जी, जैसे कि आपने कहा निफ्टी इज क्वाइट रेंज बाउंड, और पहले भी हमने देखा 55-50 से 100 पॉइंट धीरे धीरे करके कंसोलिडेट होके मार्केट ऊपर आ रहा है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। और ब्रीचिंग ऑन दैट देन वी कैन सी दैट और भी काफ़ी नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन वहाँ से 5750 और अब 5850 की तरफ चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो आगे की तरफ और भी कंसोलिडेट होके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ से देखेंगे तो सभी कुछ डेटा जितने भी आए हैं, GDP डेफिसिट डेटा, ट्रेड डेफिसिट डेटा, डॉलर रुपी कन्वर्जन रेशियो, तो ये सारे के सारे अनफेवर है। क्रूड भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट हो रहा है 100 के स्तर से 102, 103 की तरफ है। But considering all this, market somehow with very negligible volumes, lack of volumes, sustain होता दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके 5750 शुड बी द नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। और अपर साइड हम लोग देख सकते हैं 5950, 5980 तक का। तो हालांकि ये जो रेंज है तो 5850 से 5950 की रेंज नज़र आ रही है। सेकेंडली, जो US में आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो डेटा की आने वाली अनएम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म पेरोल पे, तो 1,65,000, 1,70,000 तक की उम्मीद है। एनीथिंग सरपासिंग दिस ऑन 2 lakhs प्लस और समथिंग, और या कुछ भी 10% के अगर आप देखें टॉलरेंस से, तो ऐसा कुछ आता है तो वी कैन सी सम नेगेटिव इम्पैक्ट। हालांकि डाउ जोन्स फ्यूचर अभी काफ़ी ऊपर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे छुट्टी थी कल, तो वो हिसाब से देखते हैं। ऐसा लगता है कि डॉलर कैन, अगर वो डेटा जो अगर ख़राब आता है तो डॉलर कैन वीकन समवेयर लिटिल बिट अगेंस्ट रुपी, but otherwise there is nothing major on impact side. ऑलराइट, चलिए एक नजर डालते हैं मिड कैप लूजर्स पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान वोकहार्ट के काउंटर पर देखने को मिल रहा है, और खबर भी यहाँ पर नेगेटिव है। कंपनी का जो वालूज प्लांट है वहां से जो मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, या एक इंपोर्ट अलर्ट उसके खिलाफ जारी हुआ है, तो इस काउंटर पर ऑब्वियसली एक नुकसान की
इस समय पैटर्न बनी है। 6.25% नीचे है काउंटर, लेकिन ये काफ़ी वॉलेटाइल है आज और एक समय 10% जितना लुढ़क गया था। अब थोड़ी रिकवरी, लेकिन अभी भी 6.25% नीचे है। और काउंटर्स जहां पर ब्रिटेन के फार्मा रेगुलेटर ने यहां पर इंपोर्ट अलर्ट जारी किया है, उसके बाद नुकसान। और काउंटर्स जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है मिड कैप में, उसमें गीतांजलि जेम्स है 5% नीचे, JSW एनर्जी 3% नीचे है। इसके अलावा डिश टीवी, अदानी एंटरप्राइज, यूनिटेक, कांसै, नेरोलैक, ये कुछ अन्य काउंटर्स है जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड फॉस्फोरस और एक काउंटर है जहां पर 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें से कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं, मोमेंटम प्ले ऐसे हैं जहां पर फिर से रिकवरी या फिर फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। अगर आप ADAG ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर डालें, जो फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर हमने देखा इंट्राडे हाई से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, काउंटर प्रेशर में है। बट एट द सेम टाइम कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लोअर एंड से बाइंग जनरेट हो रही है, चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन। यहां पर लोअर एंड से रिकवरी है। रिलायंस कम्युनिकेशन हरे निशान में है, रिलायंस पावर फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। अमित गोयल हमारे साथ हैं पेज से, उनसे बात करते हैं। अमित, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपने आज कौन से ट्रेड इनिशिएट किए हैं मिड कैप साइड में? रिकवरी वाले जैसे ADAG ग्रुप के स्टॉक्स हैं, या फिर जो नुकसान वाले स्टॉक्स है वहां पर शॉर्टिंग की है? मिहिर, देखिए, एक तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो बाज़ार के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज बैंड में है विद अ डाउनवर्ड बायस। तो हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में जो मैक्सिमम जो अपसाइड है वो शायद 59-50 तक का है, उससे ज़्यादा का हमें अपसाइड नहीं लग रहा। और अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ फेवरेबल क्यूज आते हैं तो शायद 6000-6050 तक जा सकता है। मगर नीचे में जो अभी हमने जो बॉटम बनाया था 5590 के करीब, मुझे लगता है उसके वॉयलेट होने के अगले 4 से लेके 6 हफ्तों में काफ़ी चांसेस हैं। तो हमारा एक तो डाउनवर्ड हमारा बायस है। जहाँ तक बात मिड कैप्स की है, तो इस टाइम हम बेसिकली जो एक्सपोर्ट लेड जो मिड कैप काउंटर्स हैं उनमें हम एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बायस लेके चल रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमारा जो एम्फोसिस है वो इस टाइम केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, टेक्सटाइल्स, IT, फार्मा, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट लेड कंपनीज हैं जहाँ पे कि हमें फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। जैसे IT में हमें इन्फोसिस और E-क्लर्क्स जो है हमें अच्छा लग रहा है। फार्मा में हमें नैटको फार्मा, टोरेंट फार्मा और सन फार्मा हमें अच्छा लग रहा है। केमिकल्स में हमें BASF और मोन्सांटो अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरीज में हमें सुंदरम फास्टनर्स हमें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग व्यू लेके चल रहे हैं। और दूसरे तरफ हमें बैंकिंग में वीकनेस नजर आ रही है, रियल एस्टेट में वीकनेस नजर आ रही है, कैपिटल गुड्स में वीकनेस नजर आ रही है। और उसके अलावा जो टिपिकली जो हाई बीटा टाइप के जो काउंटर्स होते हैं, जैसे आपने रिलायंस ADAG ग्रुप का नाम लिया, वहाँ पे भी हमें ब्रॉडली स्पीकिंग हमें वीकनेस नजर आ रही है। चलिए ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 109 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 31 पॉइंट ऊपर 5868 का लेवल। लेकिन इस तेजी में क्या वाकई आज जो बढ़त देखने को मिली है उसमें पैसे बने होंगे किसी का, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सुबह मार्केट काफ़ी ऊपर था और इंट्राडे हाई से अच्छा खासा ड्रॉप ऑलरेडी 120 अंकों का इनफैक्ट सेंसेक्स पर भी है। बढ़त जहां पर है इसमें IDFC है 4.25% ऊपर है, NMDC 2.5% ऊपर है। इसके अलावा ONGC, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज मार्केट को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स में से एक है ऑयल एंड गैस स्पेस। योगेश, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर आपने क्या किया है? स्पेशली जो गैस प्राइस रिविजन हुआ है उसके बाद आपने एडिशनल बाइंग जनरेट की है अपने पोर्टफोलियोज में यहाँ पर, या फिर जो है उसे मेंटेन किया है? देखिए, स्पेशली जो ONGC और गैस रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आई है जो प्राइस के बढ़ाने के बाद, तो वहाँ पे तो हम लोग ने ONGC वी आर रिकमेंडिंग वेरी फॉर श्योर, और रिलायंस भी जो है जो ज़्यादा बेनिफिट होगा प्राइवेट सेक्टर में। तो ये दोनों हम लोग एवरी डिक्लाइन यहाँ पे हम ऐड करने के लिए ही सबको एडवाइस कर रहे हैं। अब ONGC व्हेन इट मूव्ड अप टू 350 प्लस समवेयर यही हफ्ते में, तो अब जाके 315 के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है, करेक्शन हो चुका है। तो इट प्रोवाइड्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्विच फ्रॉम एनी नॉन परफॉर्मिंग टू गुड आउट परफॉर्मर स्टॉक ऑन प्रोस्पेक्ट्स आर ऑलरेडी वेरी ब्राइट विद दिस अनाउंसमेंट्स। तो हम लोग वो स्विच के लिए भी यहाँ से रेकमेंड कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस में स्पेशली ये दोनों जो है लार्ज कैप कंपनीज आर विल डू वेरी वेल।
कुछ चार्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। बालाकृष्ण इंडस्ट्री ये इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर है क्योंकि इसको ज़्यादातर रेवेन्यू यूरोप से आते हैं और यूरोप से आज सुबह खबर आई कि ईसीबी के रेट्स में वो कोई बदलाव नहीं करेंगे। कॉक्स एंड किंग्स एक काउंटर है जहां पे सडन फॉल देखने को मिला है, दिन के निम्नतम यानी कि लोएस्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है कॉक्स एंड किंग का काउंटर। इसके अलावा कुछ ऐसे काउंटर हैं, इनफैक्ट जेपी एसोसिएट्स पे राजेश मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। जेपी एसोसिएट्स जिस तरीके से कंसोलिडेशन दिखा रहा था, आज इसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं और काउंटर ने एक तरीके का ब्रेकआउट भी दिया है। ये राउंडिंग 10 मिनट चार्ट पर या ये कहें कि आवली चार्ट पर जो जिस तरीके स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है आवली चार्ट पर, इसको किन लेवल्स तक लेकर जा सकता है अगर मैं ट्रेडिंग के हिसाब से आपसे सवाल पूछूं? श्योर। देखिए अर्ली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डेली चार्ट है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में होता क्या है, स्टॉक नया लो बनाता है लेकिन जो RSI है विच इज़ ए लीडिंग इंडिकेटर वो नया हाई बनाता है, सो इट्स अ डाइवर्जेंस। सो ये डाइवर्जेंस फिलहाल जेपी एसोसिएट में यहाँ पे दिखता है। डाइवर्जेंस के हिसाब से अगर काम करे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीबन 50-51 के आसपास होना चाहिए। अपसाइड में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसमें जो टेक्निकल पुल बैक आता है करीबन 65-66 तक आ सकता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से इट्स अ बिग कॉल। बट एज फार एज द आर्ली चार्ट इज कंसर्न, मुझे लगता है यहाँ पे एक बार 55-56 पे अटक सकता है, सो यू माइट गेट अ चांस टू एंटर एट अ लोअर लेवल, मे बी 53-50 विल बी द लेवल जहाँ पे आपको लॉन्ग इनिशिएट करने का मौका मिले। जी हाँ, चलिए बात करते हैं निफ्टी की। यहाँ पर अगर आप कॉल्स में देखें, आज 6000 की कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है यहाँ पर और 11,99,000 शेयर्स जुड़े हैं यहाँ पर। अगर आप पुट्स में देखेंगे तो मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है 5600 की पुट में, और ये इनफैक्ट बाजार के लिए एक थोड़ी दिक्कत रही भी है क्योंकि ये कन्विंसिंगली 5900 के ऊपर निकल के कोई स्ट्रॉन्ग रीजन शायद मार्केट को नहीं दे पा रहा है कि 62 या फिर 6300 की कॉल्स में अग्रेसिव राइटिंग शुरू हो। इस फैक्टर को आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं राजेश? बिकॉज अल्टीमेटली ये चौथा इंसिडेंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहाँ पर 5900 पे आके फिर से एक बार घूम गया है मार्केट। या अमीर, देखिए एज फार एज द ऑप्शन डेटा इज कंसर्न, जो हाईएस्ट राइटिंग हो रही है कॉल में वो करीबन 5900 की और 6000 की हो रही है, जिसमें लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 6000 की कॉल में है। यहाँ पे अगर पुट की बात करें तो 5600 का जो पुट है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है। सो यू कैन से इट्स बाजार at the moment एक रेंज डिफाइन कर रहा है कि on a broader perspective the range is 6000 and 5600, on a shorter perspective the range is 5600 and 5700, both are having equal weightage, दोनों में open interest उतना ही है और अपर साइड में 5900। so that is what I said in the initial session कि एक रेंज यहाँ पे दिखता है कि जहाँ पे 5900 और 5700 का रेंज हो सकता है। यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल लोग कर रहे हैं, ऊपर में कॉल बेच रहे हैं और नीचे में पुट बेच रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू स्टे इन बिटवीन दिस रेट। तो व्हाट दे विल अर्न इज थीटा, जैसा टाइम जाएगा उतना पैसा उनको आ जाएगा। चले ठीक है योगेश, 3 स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहेंगे। GSPL, बाटा इंडिया और NTPC। नोमुरा ने इन सबका टारगेट बढ़ा दिया है। इन स्टॉक्स पर आप किस तरह का व्यू रखते हैं? देखिए, number 1 is we'll take on Bata. We have also coverage on Bata and we are very much bullish on the way company is expanding. तो ओवरऑल on the fundamental side Bata यहाँ से 870 के करीब चल रहा है और स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है 800 के करीब। तो ये स्टॉक हम लोग ने प्राइस टारगेट इसका दिया है 925। तो फंडामेंटली तो अब यहाँ से तो सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी है, तो यहाँ से लेके 925 के आसपास तो निकल जाना बेटर रहेगा। और ओवरऑल एक्सपांशन फिर ये 4 साल का जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से यही टारगेट बनता है एंड ऑनगोइंग प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे हैं, बट दैट कैन बी रिवाइज लेटर ऑल्सो। सेकेंड GSPL, तो हालांकि कुछ खास इसमें अभी नज़र नहीं आ रहे कि हालांकि प्रॉस्पेक्ट इतने ब्राइट होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक दे कैन इन्वेस्ट इनटू, बट फॉर लेस देन अ ईयर काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्ट देयर इज नथिंग मच अडू टू दिस कंपनी। And third one, I missed that the name. The third one is NTPC. NTPC में देखिए ओपन ऑफर तो आ गया 147 के करीब, और जो इनके जो यहाँ से 2 प्लांट और भी है
तो 135 140 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। और फंडामेंटली भी देखें तो ये कंपनीज में ज़्यादातर इसमें नेगेटिविटी अभी बनेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने FSAP जो साइन किया है कोल इंडिया के साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर देम। और जो दूसरे पावर कंपनीज की तरफ से जो दिख रहे थे आसार जो नेगेटिविटी के, वो इसमें ज़रा भी नहीं आएंगे। तो यहाँ से लेंगे तो इट कैन गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ 10-12% मिनिमम, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी यहाँ से 20-25% की बढ़ोतरी मिल सकती है। 180 कुड बी द टारगेट ऑन इन्वेस्टमेंट साइड। जी चलिए उन दो स्टॉक्स की बात करते हैं जिन्होंने आज एक नया हाई बनाया, और अब एटलीस्ट एक काउंटर उसमें से ऐसा है जो प्रेशर में है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज 2626 का इसने हाई बनाया, लेकिन फिलहाल 100 से ज्यादा रुपए का नुकसान वहां से है और 2510 पर ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल, यानी 46 रुपए से ज्यादा का नुकसान पिछली क्लोजिंग से यहां पर देखने को मिला है। दूसरा काउंटर है HUL का, ये हालांकि अभी हर निशान में है, 1% ऊपर अब भी है, एंड सेंटिमेंटली ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जब तक ये 600 के ऊपर टिका रहता है। अमित, आपने इन दोनों स्टॉक्स पर क्या किया है, और खासकर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आज की गिरावट में क्या खरीदारी की है आपने? मिहिर देखिए, मैं पहले लीवर की बात करता हूँ। लीवर में जो है हमने 585 और 590 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने बाय कॉल दिए थे, क्योंकि हमें ऐसा कन्विक्शन था कि ओपन ऑफर में 100% एक्सेप्टेंस होएगी, क्योंकि जितने कंपनी शेयर्स खरीदना चाह रही है उतने उनको नहीं मिलेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। और उसमें जो है जो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, तो आप मान के चलें कि 3 हफ्ते के होराइजन पे जो है आपको तकरीबन 3% का रिटर्न मिल गया। और आज जो हुआ उसकी हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ओपन ऑफर में लगाया था उनमें से कुछ लोगों ने जो है फ्यूचर्स में अपनी पार्टली पोजीशन को हेज किया हुआ था, और जब अब चूंकि उनके शेयर्स 100% एक्सेप्ट हो गए तो उन्होंने सुबह शॉर्ट कवरिंग के लिए जो है वो लोग दौड़े मार्केट में, और उसके वजह से हमने काफ़ी ऊपर का रेट, हमने फ्यूचर्स में 628 रुपये का रेट देख लिया। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जो है वो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टॉप बन गया है हिंदुस्तान लीवर का 625 रुपये के करीब, और यहाँ से इसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है शॉर्ट टर्म में, मगर एट द सेम टाइम 580 रुपये के करीब मुझे इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है। तो 580 से लेके 620 का एक बैंड है, और अगर लॉन्गर टर्म व्यू की बात करें तो शायद जो है वो 620 से ऊपर जा सकता है हिंदुस्तान लीवर, मगर फिलहाल वो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो देखिए आज जो उसमें सुबह जो वो बढ़ा वो इस न्यूज़ पे बढ़ा था कि डियाजियो ने जो टेक ओवर जो है वो 15% जो उनको शेयर होल्डिंग जो माल्या ग्रुप से मिलनी थी वो मिल गई है, और उनकी अब जो टोटल जो उनकी स्टेक हो जाएगी वो 25% के करीब हो जाएगी। सो दे विल बी इन अ पोजीशन टू लॉन्च एन ओपन ऑफर, मगर जो मार्केट के जो मौजूदा हालात हैं, जैसे ये शेयर 2500-2600 के करीब चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पे डियाजियो बहुत जल्दबाजी करेगा अपना ओपन ऑफर लाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2600 रुपये के करीब इसका फिलहाल एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टॉप बन गया है, और हो सकता है आने वाले समय में एक बार 2200 से लेके 2300 रुपये तक जो है ये शेयर आ जाए, मगर अगर ये वहाँ पे आता है तो इसमें भी हम लॉन्ग टर्म बाइंग की सलाह देंगे। चले एक बार रुपये की चाल पर नजर डाल लेते हैं। एक बार फिर से रुपये में कमजोरी बढ़ी है, 60 रुपये 50 पैसे के लेवल तक पहुंच गया है। चले इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, रुपये के लेवल पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 102 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन कहानी यही है, फिर से एक बार बाजार दम तोड़ रहा है 5900 के पास आकर। अब जो FNO डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है ये चलिए जानते हैं। हमारे साथ डिम्पी जुड़े हैं, और डिम्पी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे ही 5850 क्रॉस करके मार्केट 5900 के पास जाना शुरू करता है तो जो सीधा इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिलता है वो यही होता है कि नए लॉन्ग खड़े होना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल मिहिर, मैं आपकी बात से शुरुआत करूंगा। जो सुबह आपने कहा था कि इंडेक्स वही करेगा जो उसके कंपोनेंट करेंगे,
अगर आप देखें बैंक निफ्टी का कोई पार्टिसिपेशन था नहीं, उसको रिप्लेस किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, लेकिन उसके पास भी 880 के आसपास एक मेगा सप्लाई एरिया बन जाता है, इसलिए जो उसकी कंपोनेंट है वो थक रहे हैं, इसलिए इंडेक्स आपको थकता हुआ दिख रहा है। आज अगर 5900 का जो लेवल है, जो निफ्टी का हाई था सुबह बना, उसके बाद कोई अटेम्प्ट ही नहीं हुई इस लेवल को ना तो रीटेस्ट करने की ना ही इसको ब्रेक करने की। इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट से फ्लो आना चाहिए था वो पूरी तरह से एब्सेंट था, बैंक निफ्टी से जो फ्लो आना चाहिए था पूरी तरह से एब्सेंट था, और आईटी कंपनी से क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं उससे ठीक पहले जो फ्लो आना चाहिए था वो पूरी तरह से एब्सेंट है। और मार्केट के अंदर जो पुल बैक है, पुल बैक की भी एक टेंडेंसी है जो कि काफी हद तक पूरी होती हुई दिखती है। शायद ये 2-3 बड़ी वजह है जो मार्केट को यहाँ पे आके कम से कम एक वैल्यू बाय या फिर रिस्क रिवॉर्ड से फेवरेबल कैंडिडेट नहीं बनाते, यहाँ पे पैसा सीधा सीधा आएगा, ट्रेडर्स तेजी से उतरेंगे। और ये काफी हद तक इंडिकेशन पता लगे जब आप ऑप्शन ट्रेड देखेंगे। 6000 की कॉल के अंदर आज सुबह तक काफी हद तक खरीदारी थी, लेकिन वो खत्म हुई क्योंकि ऊपर से प्रीमियम शेड हुए, साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी घटा। तो 6000 की कॉल से ट्रेडर्स बाहर जा चुके हैं। 5900 कॉल से अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आके एक जो सेलिंग प्रेशर है, ना केवल इंडेक्स को झेलना पड़ेगा बल्कि इंडेक्स के कंपोनेंट है जो अब तक बाजार को लेके ऊपर आ रहे थे वहां पर भी आप देखेंगे थोड़ी थकान सी महसूस होगी। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण है जो कि बाजार के अंदर आपको नोटिस करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पुट के हिसाब से अगर आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि 5600 की पुट के अंदर अभी बिकवाली है, लेकिन जो प्रीमियम पहले कम थे वो अब थोड़े बड़े हैं। इसका मतलब बिकवाली तो हो रही है लेकिन अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ पे बिकवाली से भी पैसा बनेगा, इसलिए मार्केट शायद हो सकता है अगले 1-2 दिन रेंज में चला जाए, कंसोलिडेशन में चला जाए, भले टूटे नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड के अंदर कॉल कुछ अलग कह रहा है, पुट कुछ अलग कह रहा है, इसलिए कंफ्यूजन के अंदर कंसोलिडेशन मिल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से प्रूव करना होगा, अगर तेजी आनी होगी तो कॉल में प्रीमियम बढ़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट को चेक करें, आपको पूरा बाजार साफ साफ दिखेगा। इंडिया विक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 1.5% से बढ़कर 1.86 के लेवल तक आ चुका है। और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि 5900 की कॉल में अनवाइंडिंग है, 6000 की कॉल में बिकवाली है और 5600 की पुट में बिकवाली है, यानी कि हम ये मान रहे हैं ट्रेडर्स की 5900 को एक सप्लाई जोन है, उसको क्रॉस करने के लिए शायद बहुत वक्त लगे या बहुत मेहनत करनी पड़े। 5900 और 5600 यही रेंज है जो हम अगले 1-2 सेशंस में देख पाएंगे। बिल्कुल कमलदीप, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखिए, क्योंकि जो भी टेक्निकल एनालिस्ट आपके सामने लेवल रखेंगे वो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से रखते हैं। पिछले 10 दिन का मूव भी यही कहता है कि 5900 एक सप्लाई रेंज बनेगा, क्योंकि पुल बैक सिर्फ 5900 तक का ही हमें मिलना चाहिए था एथिकली। अगर यहाँ पे कुछ और तेजी आती है, कुछ और रीजन जुड़ेंगे तब ये पुल बैक और बढ़ेगा, अदरवाइज ये पुल बैक सिर्फ 5900 तक का ही था जो कि आके पूरी तरह से सरेंडर कर रहा है। सपोर्ट आपको 5600 में मिलेगा क्योंकि यहीं से बाजार चला है, ये इमीडिएट उसने लेवल प्रूव कर दिया है, इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाजार 5600 से लेके 5900 की 300 पॉइंट निफ्टी के रेंज के अंदर फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी डिप में भी बाय करने की होनी चाहिए, क्योंकि पुल बैक पूरी तरह से फ्यूज होता हुआ खत्म नहीं आया। इसलिए प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है बाइंग ऑन डिप करें, लेकिन रेंज 5600 से 5900 के बीच में रहेगी। और जिस विक्स की भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लो इतना ज्यादा है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना लाजमी है, और ये शायद 18 से लेके 20 तक की रेंज में बना भी रहेगा, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी का जो स्विंग है वो कम से कम 40-50 पॉइंट का मिलेगा और विद ओपनिंग, तो ये तो आपको अब एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए भी। अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है उनकी बात करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, शासन फार्मा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, फर्स्ट सोर्स, ये सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने काफ़ी मोमेंटम देखा है। स्पेशली इसमें से कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सेशन में ही काफ़ी अच्छा मूव दे दिया है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट सोर्स। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पर प्रेशर है, ये 2% नीचे है इस समय, और खैर टिका नहीं हाई लेवल्स पे। M&M फाइनेंशियल जो हैमरिंग इसकी हुई थी बैंक लाइसेंस के लिए अर्जी ना देने के बाद, उसके बाद यहाँ पर बाइंग इस समय इमर्ज होते दिखी है, करीब 2% ऊपर है काउंटर। लेकिन फर्स्ट सोर्स आज फिर से एक बार स्टार परफॉर्मर 9% ऊपर है काउंटर, इस समय अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। राजेश, फर्स्ट सोर्स का चार्ट आपने देखा है, कैसा लग रहा है आपको? Sorry, first source, right? FRL? Sorry, please, I would like to pass on the question. All right, आपका कोई व्यू है इस पर अमित, फर्स्ट सोर्स पर? मेहर, फर्स्ट सोर्स भी हमारा जो है वो बाय लिस्ट में है, और हमारी जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो इस स्टॉक पे बाय की है।
और बेसिकली जो इस टाइम हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स और स्टॉक्स पे जो है हम लोग ज़्यादा इस टाइम हम लोग तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस टाइम बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी है और हमारी जो रुपी और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए चाहे सरकार कोई भी हो उनको एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज़ जो हैं वो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी इस टाइम हमारा बाइंग एम्फेसिस वहाँ पे है, बट जहाँ पे भी हाई मोमेंटम है या जहाँ पे भी हाई बीटा काउंटर्स हैं जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग, रियल एस्टेट, हमें लगता है वहाँ पे अभी जो है खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चलिए इस बीच आपको बता दें कि एनटीपीसी में आज औसत वॉल्यूम के मुकाबले 4 गुना वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे भी आज हम डिस्कस कर रहे थे कि नोमुरा ने इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 193 कर दिया है, यानी कि यहाँ से 50 रुपये और आगे जाते हुए आप इन लेवल्स को देखेंगे तो उसके बाद में आज सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है शेयर लंबी छोटी अवधि और औसत वॉल्यूम के मुकाबले। हालांकि आज अभी प्रेशर है इस स्टॉक पर, लेकिन उसके उलट हमने देखा है कि नोमुरा ने इसे अपग्रेड किया, बट शेयर में बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है और इस वक्त भी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है लगभग 0.5% का। एक शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट, आज इसमें जिस तरीके से उसने मूव दिखाया पिछले कुछ सेशंस में, आज प्रॉफिट बुकिंग उसने में देखने को मिली फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, बट अभी वो थोड़ा रिकवर हो रहा है और एकदम फ्लैट तरीके से यहाँ पर कारोबार हो रहा है। योगेश, आपसे एक तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर व्यू लेना चाहूँगी। यूनाइटेड स्पिरिट आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, और उसके अलावा जिस तरह से शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हाइक कर दिया जाएगा, अभी अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं शुगर कंपनीज पर, आपकी राय क्या है? देखिए कमलदीप, शुगर सेक्टर हालांकि काफ़ी टाइम से, जब से शुगर के प्राइजेस AMP हो गए हैं तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तब से ये सेक्टर काफ़ी कुछ 2-2.5 साल से पेसिमिज्म के अंदर रहा है, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है पावर प्लस शुगर कैन, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी नीचे की तरफ ही जा रही है एंड सर्वाइवल इज़ एन इशू। और हमने देखा है कि प्राइस डिमिनिशिंग फैक्टर अभी भी चालू है बजाज हिंदुस्तान या बलरामपुर चीनी या फिर रेणुका। तो ओवरऑल अगर ये इंपोर्ट के ऊपर, शुगर के ऊपर जो ड्यूटी की जो बात चल रही है, अगर ये हो भी जाता है, बट इट विल नॉट बी मटेरियलाइज इनफ फॉर दिस सेक्टर टू टर्न अप, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे ही सेटअप हो जाता था, एक्सपोर्ट की गुंजाइश काफ़ी कम होती है और इम्पोर्ट जो है वो रो शुगर ही होता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी फेवरेबल, एनीथिंग मच मोर फेवरेबल सिग्निफिकेंटली फॉर दिस सेक्टर। सेकेंडली, बिल्कुल, चलिए शुक्रिया। स्पिरिट्स, कैरी ऑन योगेश, कैरी ऑन। या मिहिर, सेकेंडली यूनाइटेड स्पिरिट्स टेम्पररी आज जो अनाउंसमेंट हुई कि 25% ओपन ऑफर के लिए, तो हालांकि दे विल हैव अ कंट्रोलिंग स्टेक, बट अदरवाइज फंडामेंटली विल हैव अ स्ट्रॉन्गर मूव ऑन द बैलेंस शीट एंड द वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेटेजी वर्किंग बाय DAG विल बी वेरी वेल। तो इट शुड ऑगर वेल फॉर द कंपनी पैरामीटर्स एंड फॉर द फंक्शनल थिंग्स, तो वो पॉजिटिव ही एस्पेक्ट्स होगा। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया योगेश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 22 मिनट का समय बाकी है बाजार बंद होने में, लेकिन जो तेजी है मार्केट की उसे अगर हम थोड़ा